नमस्कार। बीए भाग प्रथम की भौतिक भूगोल की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। जैसा कि विधि था, पिछले वीडियोस में हमने लाप्लास के सिद्धांत द्वारा, निहारिका सिद्धांत द्वारा पृथ्वी और सौर परिवार की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार एक घूमती हुई, परिभ्रमण करती हुई तप्त निहारिका द्वारा सौर परिवार और पृथ्वी इत्यादि ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन अनेक आलोचनाओं के बाद सिद्धांत खारिज कर दिया गया। बाद में केल्विन, चैम्बरलिन, मोल्टन, अनेक विद्वानों ने अनेक सिद्धांत दिए, लेकिन कोई भी सिद्धांत तर्कों की कसौटी पर सही नहीं पाया गया। वैज्ञानिक खोज हो रही थी। 1929 में एक ब्रिटिश गणितज्ञ जेम्स जीन ने एक बिल्कुल नवीन मत का प्रतिपादन किया। पहली बार माना गया कि सौर परिवार का निर्माण सिर्फ एक सूर्य से नहीं, बल्कि सूर्य के अलावा और भी एक तारा है, यह कल्पना की गई और उसके आधार पर सिद्धांत दिए गए। जेम्स जीन ने 1919 में एक सिद्धांत दिया, जिसे बाद में लंबे समय तक सही माना गया। ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स जीन ने अपना सिद्धांत मूलतः डार्विन के ज्वारीय शक्ति पर आधारित सिद्धांत से प्रेरित होकर अपना सिद्धांत दिया, और इसी आधार पर उनके सिद्धांत को जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। 1926 में बाद में जेफरीज नामक विद्वान ने जेम्स जीन के सिद्धांत में कुछ संशोधन किए और पुनः इस मत को प्रस्तुत किया। जेम्स जीन ने अपने मत को प्रस्तुत करते समय कुछ प्रारंभिक कल्पनाएं की थी। जिस प्रकार लाप्लास ने कुछ कल्पना की थी, उसी प्रकार जेम्स जीन ने भी जब अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तो कुछ कल्पनाएं की। उन्होंने कहा, नंबर 1 कल्पना, सूर्य आदिकाल से ही गैस का एक विशाल, बहुत तप्त पिंड था, जो कि अत्यधिक तापमान से युक्त था। क्या कहा उन्होंने कि आदिकाल, अत्यंत प्राचीन काल से ही सूर्य गैस का एक विशाल और अत्यंत तप्त पिंड था और मौजूद था। ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा एक और तारा भी मौजूद था। दोनों ही अपने अपने भ्रमण पथ पर धीमी गति से संचालित थे। यह दूसरा तारा सूर्य की तुलना में अधिक बड़ा था। निरंतर भ्रमण, जो तारा था दूसरा वाला, यह सूर्य की तुलना में अधिक बड़ा था। अगली परिकल्पना, जो यह विशाल तारा था, जिसे साथी तारा नाम दिया गया, यह अपने भ्रमण पथ के पर चलते हुए किसी समय सूर्य के समीप आया। इन प्रारंभिक कल्पनाओं और डार्विन के ज्वारीय सिद्धांत के आधार पर जेम्स जीन ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। जब वो विशाल साथी तारा अपने भ्रमण पथ पर घूमते हुए सूर्य के समीप आया, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से सूर्य की बाहरी सतह में अपने आकर्षण द्वारा ज्वार उत्पन्न किए। अर्थात जैसे जैसे वो तारा सूर्य के निकट आया, उसने अपने विशाल आकार के द्वारा उत्पन्न आकर्षण से सूर्य की बाहरी सतह पर जो पदार्थ मौजूद था, उस पर अपना आकर्षण प्रभावित किया, जिस कारण उस बाहरी सतह पर ज्वार उत्पन्न होने लगे, या हम कहें सूर्य की बाहरी सतह पर ज्वारीय शक्तियाँ क्रियान्वित होने लगी।
जैसे जैसे यह विशाल पिंड सूर्य के निकट आता चला गया, ज्वारीय शक्ति की मात्रा बढ़ने लगी और निकट आया तो उसी अनुपात में साथी त्वारे द्वारा सूर्य की सतह पर ज़्यादा ज्वारीय शक्ति प्रभावित हुई। फलतः सूर्य की बाहरी सतह से एक फिलामेंट उभरने लगा। समझेंगे आप? जो साथी तारे ने सूर्य की बाहरी सतह पर अपना आकर्षण स्थापित किया, ज्वार उत्पन्न किए, तो उस साथी तारे के आकर्षण के कारण पदार्थ ज्वारी रूप में उभरने लगा। जैसे जैसे सूर्य से वो साथी तारा निकट आता चला गया, उभरने वाले पदार्थ की मात्रा बढ़ती चली गई और ज्वारी शक्ति भी बढ़ने लगी। एक अभीष्टतम सीमा के पश्चात धीरे धीरे साथी तारा अब सूर्य से दूर जाने लगा। तो जिस अनुपात में वह सूर्य से दूर जाने लगा, उसी अनुपात में धीरे धीरे कम आकर्षण शक्ति, फलतः कम ज्वारीय प्रभाव, फलतः कम मात्रा में पदार्थ उभरने लगा। एक स्थिति ये आई कि सूर्य से वो साथी तारा एक अभीष्टतम बिंदु तक दूर हो गया, जहाँ पर अब ज्वारी शक्ति न्यूनतम होगी। लेकिन उस न्यूनतम शक्ति के कारण अब पदार्थ का उभरना बंद हो गया, ज्वार उत्पन्न होने कम हो गए। लेकिन इस अंतिम अवस्था में, इस अंतिम स्टेज में साथी तारे ने अपनी आकर्षण शक्ति से उस पदार्थ को सूर्य की बाहरी सतह से पृथक कर दिया झटके के साथ, और उसके बाद अपने आकर्षण के साथ उसे सूर्य से दूर प्रतिस्थापित कर दिया। अब याद रखिएगा, जेम्स जीन ने बताया था अपने सिद्धांत में कि साथी तारे ने फिलामेंट को सूर्य से इतना दूर आकर्षित कर दिया कि वह पुनः सूर्य में आकर ना मिल सके, या हम बोले तो सूर्य की आकर्षण परिधि से उसे दूर स्थापित कर दिया। साथ ही गति करता हुआ धीरे धीरे वह साथी तारा भी सूर्य और उस निकले पिंड से दूर अपने रास्ते पर चला गया। चूंकि उस पिंड का निर्माण अलग अलग ज्वारीय शक्ति और आकर्षण शक्ति कारण हुआ था, इसलिए उसकी रचना एक सिगार नुमा थी, अर्थात किनारे पर छोटा एवं मध्यवर्ती भाग में बड़ा। धीरे धीरे उस सिगार नुमा फिलामेंट या पदार्थ में घनीभवन की क्रिया आरंभ हुई। वह पिंड और उसका पदार्थ शीतल होने लगा। शीतल होने के कारण पिंड निर्माण आरंभ हुआ और घनीभवन के बाद या उसके साथ साथ दृढ़ीभवन सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया भी आरंभ हुई और फिलामेंट विभिन्न ग्रहों में बदल गया। तो सारांश थ्योरी का यही है कि एक साथी तारा था, सूर्य के निकट आता चला गया, एक स्थिति बाद जैसे निकट आया सूर्य में उसने ज्वार उत्पन्न किए, ज्वार उत्पन्न करने के बाद पदार्थ बाहर निकलने लगा, दूर गया, मात्रा कम हुई, उसे सूर्य की परिधि से बाहर कर दिया और फिलामेंट अलग हो गया। फिलामेंट अलग अलग आकर्षण शक्ति का था, फलतः सिगार नुमा रचना थी और इस प्रकार एक सिगार नुमा पदार्थ अलग हो गया, साथी तारा अपने रास्ते पर चला गया। इस सिगार नुमा पदार्थ में घनीभवन और दृढ़ीभवन अर्थात कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया आरंभ हुई और विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। यहाँ पर यह चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि दूर जाते तारे ने उस उभरे हुए पदार्थ को न सिर्फ सूर्य से पृथक कर दिया, बल्कि उसे सूर्य से इतना दूर स्थापित कर दिया कि वह
सूर्य की आकर्षण परिधि से बाहर आ गया। साथ ही वह घूमता हुआ तारा धीरे धीरे उस ज्वारीय पदार्थ अर्थात सिगार्डोम पदार्थ और सूर्य से दूर होता चला गया। पलते वो पदार्थ एक अलग ही स्थापित हो गया, उसमें घनीभवन दृढ़ीभवन प्रारंभ हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। चूँकि सिगारनुमा पदार्थ में ऊर्जा क्षय हुई, ठंडा हुआ, घनीभवन हुआ, दृढ़ीभवन हुआ, विभिन्न ग्रह बने। यदि हम सिगारनुमा पदार्थ की आकृति देखें तो चूँकि किनारों पर वो छोटा था तो किनारों पर छोटे ग्रह बने और मध्यवर्ती भाग में वो बड़ा था, चौड़ा था, तो वहाँ पर बड़े ग्रह बने। यदि हम हमारे सौर परिवार के वर्तमान ग्रहों के आकार क्रम को देखें तो यह सिद्धांत मंगल ग्रह को छोड़कर बिल्कुल सही प्रतीत होता है। क्योंकि देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन ग्रहों का आकार क्रम देखें तो निश्चित रूप से मंगल ग्रह को छोड़कर यह सही प्रतीत हो रहा है। दूसरी चीज़, जैसे इधर बुध और शुक्र छोटे आकार के हैं तो निश्चित रूप से नेपच्यून के बाद ऐसे पिंड होने चाहिए जिनका आकार छोटा हो और वो भी ग्रह हों। तो आकार क्रम में देखें तो यह सिद्धांत बिल्कुल सही प्रतीत होता है। फलतः इस सिद्धांत को लंबे समय तक मान्यता मिली। नवीन पिंडों की जो खोज हो रही है वो भी इसी सिद्धांत की पुष्टि कर रहे थे। इसके अलावा ऐसे अनेक तथ्य थे जिसके आधार पर यह माना गया कि संभवतः यह ऐसा मत है जो पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर परिवार की उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा इस सिद्धांत में ऐसी अनेक त्रुटियां और कमियां सामने आई जिसके आधार पर इस सिद्धांत की भी आलोचना होने लगी। नंबर एक, हमारे ब्रह्मांड का इतना विशाल आकार है, इतने विशाल आकार के अंदर विभिन्न तारों का निकट आना लगभग संभव नहीं है। अनेक वैज्ञानिकों ने गणितीय परिकल्पनाओं के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि भी की है। नंबर दो, ग्रहों के मध्य की दूरी और सौर परिवार का निरंतर फैलाव इस मत की सहायता से नहीं समझाया जा सकता। क्या संभव है क्या इतना विशाल पिंड? क्योंकि यदि हम सौर परिवार का विस्तार देखें तो लगभग 1000 करोड़ किलोमीटर है, तो क्या यह पिंड इतना विशाल था? यह मत भ्रामक प्रतीत होता है। तीसरी, चूंकि सूर्य स्वयं गैसीय आकृति है तो उसकी सतह में ज्वार उत्पन्न नहीं हो सकते। चौथा पॉइंट, वह तारा कहाँ चला गया? क्या भविष्य में पुनः वो तारा आएगा? ऐसी जानकारी जेम्स जी ने नहीं दी। विभिन्न ग्रहों का अलग अलग कोणीय संवेग, विभिन्न ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा, ग्रहों की निर्माण सामग्री, उनके मध्य की दूरी, ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनकी पुष्टि यह सिद्धांत नहीं करता। साथ ही ऐसे और भी तथ्य हैं जिनके बारे में यह सिद्धांत प्रामाणिक जानकारी नहीं दे पाता। इस आधार पर, इन आलोचनाओं के आधार पर वर्तमान में इस सिद्धांत का ऐतिहासिक महत्व ही है, कोई प्रामाणिक महत्व नहीं है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखो, ग्रहों के आकार और क्रम के आधार की जब भी बात होगी, यह सिद्धांत लगभग अक्सरशः सही जानकारी देता है, क्योंकि यह ऐसा तथ्य है जिसकी सिद्धांत बिल्कुल सही जानकारी देता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अंतिम थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।